Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time और एग्जाम की प्रिपरेशन मजे में चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्लास 12th की केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ऑलरेडी हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है और सॉल्यूशन में एक लेक्चर हमने डिस्कस किया और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। उसके बाद पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें हमने मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मैलिटी को डिस्कस किया हुआ है। आज हम बेटा इस सॉल्यूशन का लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे और जो पहला लेक्चर हुआ है उसके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, आप वहां होके ज्वाइन कीजिएगा और आपको हर एक लेक्चर के नोट्स लूसिड और सिंपल लैंग्वेज में वहां मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर सेकंड, सॉल्यूशन का हम लेक्चर नंबर सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो आज के इस सेकंड लेक्चर में जो हमें सबसे पहले बेटा पढ़ना है दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन होगी, क्या आप नॉर्मैलिटी निकाल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सॉल्यूशन हमने बना लिया, ध्यान से, ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है और इस सॉल्यूशन में अगर मोलैरिटी गिवन होगी तो क्या नॉर्मैलिटी निकाल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1 है, तो बताइए इसकी नॉर्मैलिटी क्या होगी? तो आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन होगी, आपको नॉर्मैलिटी निकालनी है, या आपको नॉर्मैलिटी गिवन है तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल डेरिवेशन, जरा ध्यान रखिए। हमको पता है एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलैरिटी। इस इक्वेशन से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं, जिसमें जो m है इट इज मोलैरिटी, w इज मास ऑफ सोल्यूट, m डैश इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन मोलैरिटी के लिए। अब अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी निकालनी है, हमें पता है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी बिल्कुल इसी जैसी इक्वेशन है, बस एक फर्क है, अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां पे हम मोलर मास लेते हैं सोल्यूट का, और अगर नॉर्मैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो वहां लेते हैं हम इक्विवेलेंट मास। तो पहली इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी और सेकंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं नॉर्मैलिटी। और आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी भी सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास निकालना है दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। किसी भी सबस्टेंस का अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप देखो उसका मोलर मास क्या है, डिवाइड करो उसका एन फैक्टर। ये भी पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो जरा मुझे बताइए फिर ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? सो नॉर्मैलिटी विल बी इक्वल टू गिवन मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इनटू अपनी ही इक्वेशन रहेगी 1000 अपॉन वी। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली पहले मोलैरिटी की इक्वेशन ली, उसके बाद मैंने नॉर्मैलिटी की इक्वेशन ली, उसके बाद मैंने यहां पे इस इक्विवेलेंट मास की ये जो इक्वेशन है ये सबस्टिट्यूट करी। अब देखिए यहां पे, सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी, और डबल डिवाइडेड में है एन फैक्टर। आपको मालूम होना चाहिए ये जो इक्वेशन है, कोई बता सकता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जरा देखो पहली इक्वेशन देखो, ये देखिए, ये मोलैरिटी है, बिल्कुल मोलैरिटी इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वी। तो हमने नॉर्मैलिटी में कुछ इस इक्वेशन में कुछ चेंज लाई, तो यहां गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? शाबाश,
ये रिप्रेजेंट करेगी मोलैरिटी। तो डबल डिवाइडेड में यहां n फैक्टर है, ये ऊपर इनवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू n फैक्टर। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन निकल आई कि किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, दैट्स ऑल। सो याद रखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो ये एक सिंपल, तो पहले आप मोलैरिटी की इक्वेशन लेंगे जैसे कि हमने ली, उसके बाद आप नॉर्मेलिटी की इक्वेशन लेंगे जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में ली, फिर नॉर्मेलिटी में जो ये इक्विवेलेंट वेट हमने लिया, इस इक्विवेलेंट वेट की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो ऑब्वियस बात है वहां पे आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की रिलेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अब देखते हैं, अगर आपके पास है 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो मुझे बताइए अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन बना लिया हमने। कौन सा सॉल्यूशन बना लिया हमने? सर हमने बनाया ये NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मोलैरिटी गिवन है कितनी? 0.1। तो बताइए इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? सबसे पहले जो NaOH है ये एक बेस है, इसकी n फैक्टर हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसका n फैक्टर जो होता है ना दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस दैट इट फर्निशेस। बताइए ये कितने OH माइनस फर्निश करेगा वाटर में? एक ही तो करेगा ना, तो इसका n फैक्टर जो है दैट इज 1। तो ऑब्वियस बात है अब हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, अगर हम यहां देखेंगे मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी गिवन है? 0.1। तो n फैक्टर क्या है NaOH का? 1। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, शाबाश, मोलैरिटी इज 0.1 इनटू n फैक्टर इज 1, तो नॉर्मेलिटी आएगी 0.1। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास है 0.2 मोलर H2SO4, मेरे पास है एक सॉल्यूशन, मान लीजिए एक और सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ये एक सॉल्यूशन है और ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इट इज H2SO4 सॉल्यूशन, और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.2। हमें निकालनी है इसकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.2। तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर क्या होगा? H2SO4। एसिड का n फैक्टर होता है बेसिसिटी, मतलब एसिड का n फैक्टर होता है कि वो कितने H प्लस फर्निश करेगा। तो यहां से 2 H प्लस निकलेंगे तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। तो यहां नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर दैट इज 2। सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, शाबाश, 0.2 इनटू 2 दैट विल बी 0.4। तो हम यहां आसानी से लिख सकते हैं कि यहां मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.2, और यहां n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? दैट इज 2। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। जरा आप मुझे बताइए, मेरे पास है 0.3 मोलर H3PO4, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है और ये किसका सॉल्यूशन है? ये फास्फोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, यानी कि H3PO4, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज गिवन 0.3। तो बताइए इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? सर सबसे पहले हमें H3PO4 का n फैक्टर मालूम होना चाहिए। इसका n फैक्टर जो है दैट इज 3, क्योंकि ये कितने H प्लस फर्निश कर सकता है एक्वस मीडियम में? ये 3 H प्लस फर्निश करेगा, तो इसी तरह से इसका n फैक्टर 3 हुआ। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी इज, मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी है? 0.3 इंटू n फैक्टर कितना है? दैट इज 3। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है दैट इज 0.9। सो नाउ इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी इफ द मोलैरिटी इज गिवन। याद रखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बोला है कि n फैक्टर एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं, साल्ट का कैसे निकालते हैं। Now we have one more topic that is called as the strength of solution। देखिए बेटा,
अब हम यहां पे लर्न करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। देखो बेटा, बात सिंपल है। अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने कोई ना कोई सॉल्यूट तो डिसॉल्व किया ही होगा। नाउ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई सोल्यूट डिसॉल्व किया, मान लीजिए 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए, 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए, 100 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए, सो यू डिसॉल्व सम ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं पर लीटर, यानी द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट के आपने डिसॉल्व करे हैं। यहां देखिए डेफिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मास आपने डिसॉल्व किया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल बात है, ये देखो, स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यानी सोल्यूट के कितने ग्राम्स आपने इसमें डिसॉल्व करे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सिंपल हम फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है 2 ग्राम्स पर लीटर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 ग्राम सोल्यूट के डिसॉल्व करे गए हैं पर लीटर, या इस सॉल्यूशन के अंदर पर लीटर 2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। तो सिंपल सी फॉर्मूला बनेगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अगर हम इनके यूनिट्स की बात करेंगे, यानी अब तो आपको पता है व्हाट इज स्ट्रेंथ इज कितना सोल्यूट का मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करा गया है। तो अब इसका यूनिट क्या बनेगा? सबसे पहला यूनिट होगा ग्राम्स पर लीटर, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ग्राम्स पर लीटर, कितने ग्राम सोल्यूट के हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है ग्राम्स पर ml, यानी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर ml ऑफ सॉल्यूशन। से इफ आई विल टेल यू दैट कि यहां एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 0.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन के 1 ml में 0.2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। या एक और हम यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इट इज कैलकुलेटेड एज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं ये एक सॉल्यूशन लेता हूं, अगर मैं कहूं इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 0.2 ग्राम पर 100 ml, यानी कि 0.2 ग्राम ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 यूनिट्स आप यूज कर सकते हो, एक तो ग्राम पर लीटर, एक तो ग्राम पर ml, या बेटा आप कर सकते हो ग्राम पर 100 ml। इस तरह से हम स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहां समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, ये देखो, a solution with strength 5 gram per liter means 5 grams of solute are present in 1 liter of solution। मतलब अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ है 5 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं। सो ग्राम्स पर लीटर, सोल्यूट की कितने ग्राम्स पर लीटर, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ। नाउ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी। सो अगर आपको कल मान लीजिए स्ट्रेंथ दी गई है, क्या आप मोलैरिटी निकाल सकते हो? अगर मोलैरिटी गिवन है, क्या आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल सिंपल सी एक डेरिवेशन है, वी विल सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोलैरिटी। बात समझिएगा बेटा, इधर देखिए, हम इस बात को समझते हैं। हमें पता है जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। इसे पहले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा, व्हाट इज मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। लेकिन आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास।
सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो n की वैल्यू है ना, इसका यहां पे ये सबस्टिट्यूट करेंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब हम यहां n की वैल्यू देंगे, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इनटू क्या रहेगा बेटा, इनटू 1 अपॉन v, ये वॉल्यूम जो है। नाउ आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये देखो हमने क्या पढ़ा ऊपर, व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहां पे बना सकते हैं ना इक्वेशन, इट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बताइए अब इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू ये और ये हमको बता देता है स्ट्रेंथ, डिवाइड क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। दिस इक्वेशन is represents the relationship between the molarity and strength of solution. So हमेशा याद रखिए, strength is equal to molarity of solution multiplied by the molar mass of the solute. बड़ा सिंपल, देखो फिर से, पहले हमको ये इक्वेशन लेनी है, हमें पता है मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फिर हमने इस ये जो n की है ना, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, तो हमें ये इक्वेशन मिली। और हमें मालूम है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस गिव्स द स्ट्रेंथ, तो यहां स्ट्रेंथ आ गई। तो फाइनली हमने यहां पे स्ट्रेंथ और मोलैरिटी की रिलेशन आपके सामने दे दी। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह से अगर हमें यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और नॉर्मैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखो सिंपल, हमको मालूम है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन v। ये सिंपल सी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन गिव्स यू दी नॉर्मैलिटी। So normality is equal to given mass absolute upon equivalent mass into 1 upon v। ये जो वॉल्यूम है this is in liters। तो अब बात समझिए, ये जो गिवन मास absolute है, इसको डिवाइड करो वॉल्यूम। आपको पता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन मास absolute अपॉन दी वॉल्यूम, तो ये हमें देगा स्ट्रेंथ। सो नॉर्मैलिटी विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन हो जाएगा ई का मतलब इक्विवेलेंट मास। तो स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रेंथ और नॉर्मैलिटी। देखिए दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये दो इक्वेशंस आप याद रखो, फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रेंथ निकालनी होगी फ्रॉम मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, यू कैन कैलकुलेट। तो ये थी स्ट्रेंथ। तो मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट के हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पहली बात। तो इसके यूनिट हो जाएंगे ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml या ग्राम पर 100 ml। उसके बाद हमने रिलेशन निकाली मोलैरिटी के साथ, जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। इसी तरह से अगर नॉर्मैलिटी से रिलेशन करनी है तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये था स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सबसे पहले अगर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेंपरेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म होमोजेनस सॉल्यूशन। देखिए अब हम इसका मतलब समझते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन तब बनता है जब आप पहले कुछ अमाउंट लेंगे सॉल्वेंट का और फिर उसके अंदर आप डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट। अब देखिए जब आप पहले सॉल्वेंट, मान लीजिए आपने वाटर लिया आपने और उसके अंदर आपने सोल्यूट डिसॉल्व करना है। एक गिवन सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर और प्रेशर पे, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए आपने 100 ग्राम वाटर लिया,
100 ग्राम वाटर में आप कितना सोल्यूट NaCl डिसॉल्व कर सकते हो, दिस विल रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 1 लीटर हमने वाटर लिया, 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर में आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर वैरी करोगे, अगर आप टेम्परेचर वैरी करोगे, प्रेशर वैरी करोगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो वैरी हो जाएगी। इसीलिए जब भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइन करते हैं। तो अब सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये देखिए बेटा, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने ग्राम्स, जैसे हमने 100 ग्राम वाटर लिया, उस 100 ग्राम वाटर में सोल्यूट के कितने ग्राम्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ग्राम्स पर 100 ग्राम भी हम कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी अगर हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे, एक सोल्यूशन में पर लीटर कितने आप मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। यानी या तो आप ग्राम्स पर 100 ग्राम्स बता सकते हो, या तो आप मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। दिस इज हाउ टू एक्सप्रेस द सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से आप समझते हैं। हम यहां पे कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 30 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक बीकर लिया गया और इस बीकर के अंदर हमने लिया 100 ग्राम वाटर। सो वाटर तो एक सॉल्वेंट है, तो 100 ग्राम वाटर लिया। तो इस 100 ग्राम वाटर के अंदर हम कितना सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व मैक्सिमम कर सकते हैं, दैट इज 36 ग्राम्स। तो 36 ग्राम्स कैन बी डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम। दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी। आप समझ गए ना। चले, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है। यानी अगर हमें कोई सॉलिड लिक्विड में डालना है, जैसे शुगर को वाटर में डालो तो सॉलिड इन लिक्विड, जैसे साल्ट को, नमक को पानी में डालो तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? सिंपल बात है, सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट। सो व्हाट इज दिस? Solubility is the maximum amount of solid solute that can dissolve in a given amount of liquid solvent at a specific temperature to form a saturated solution. यानी एक solid solute का कितना amount एक गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जैसे आपने वाटर लिया 100 ग्राम, और इस वाटर तो लिक्विड सॉल्वेंट है ना, लिक्विड। अगर इसके अंदर हमें सॉलिड को ही डिसॉल्व करना है, मान लीजिए हमने सॉल्ट लिया NaCl, तो NaCl एक सॉल्ट है, ये सॉलिड है, इसको हमें वाटर लिक्विड में डिसॉल्व करना है। मान लीजिए हमने 100 ग्राम वाटर लिया, इस 100 ग्राम लिक्विड वाटर सॉल्वेंट में कितना सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। तो कितना मैक्सिमम सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक गिवन लिक्विड सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जैसे इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे जरा बताइए। इसको भी एक्सप्रेस करेंगे, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ना उसके बाद हमें लर्न करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अगर हमें कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करना है, मान लीजिए शुगर सॉलिड है, इसको पानी में डिसॉल्व करना है। मान लीजिए नमक सॉल्ट NaCl सॉलिड है, इसको पानी में, लिक्विड सॉल्वेंट, इसको पानी में डिसॉल्व करना है। तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? देखिए, कोई सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की सॉल्युबिलिटी कम होती है। कभी हायर टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, कभी लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि
अगर आपके पास सोल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। अगर सोल्यूट भी नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट है पोलर, सोल्यूट है नॉन पोलर, तो ये डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम नेग्लिजिबल होगी। तो इसका एक जनरल रूल है जो मैंने यहां पे नोट किया है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हमेशा याद रखिएगा, पोलर सोल्यूट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप समझ गए ना? तो वही मैंने लिखा है, द केमिकल नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी। यानी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है, क्या सोल्यूट पोलर है, क्या सॉल्वेंट पोलर है, क्या सोल्यूट नॉन पोलर है, क्या सॉल्वेंट नॉन पोलर है, इस नेचर पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो याद रखिए, पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक सॉल्ट इन वाटर। देखिए, सॉल्ट पोलर है, इसको पानी में डालो, पानी भी पोलर है, तो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। while as non-polar solute dissolve better in non-polar solvents such as naphthalene in benzene। देखो, बेंजीन भी नॉन पोलर है, नेप्थिलीन भी नॉन पोलर है, तो नेप्थिलीन बेंजीन में डिसॉल्व होगा, नेप्थिलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर हमारे पास होगा पोलर सोल्यूट, याद रखिए, पोलर सोल्यूट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि NaCl जो है इट इज पोलर, वाटर जो है इट इज पोलर, देयरफॉर NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से अगर हम नेप्थिलीन की बात करेंगे, नेप्थिलीन नॉन पोलर है, और बेटा याद रखिएगा, बेंजीन जो है वो भी नॉन पोलर है, इसका मतलब नेप्थिलीन बेंजीन में डिसॉल्व होगा। अगर आप नेप्थिलीन को पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी वहां नेग्लिजिबल होती है। तो पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी सॉलिड की डिपेंड करती है लिक्विड में, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है जिस पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है, अब हम वो समझ लेंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिएगा, इसमें दो केसेस आते हैं। एक केस आता है कि जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक केस आता है जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए हम लर्न करते हैं। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे हम, फॉर मोस्ट solids solubility increases with increase in temperature because dissolution process is usually endothermic, absorbs heat। देखो इसमें हमें क्या लर्न करना है। से फॉर एग्जांपल, ये है हमारा कोई सोल्यूट, इस सोल्यूट को हमने डिसॉल्व करना है इस सॉल्वेंट में, ठीक है? तब जाके यहां पे क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। क्या होता है, ये जो सोल्यूट है, जब आप सोल्यूट को पानी में डालोगे तो इस सोल्यूट के पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता से सॉल्यूशन में जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डालेंगे तो वहां पे जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स निकल निकल कर सॉल्वेंट में, लिक्विड में चले जाते हैं, इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन कहते हैं। ये जो डिसॉल्व हो जाता है ना कोई भी सोल्यूट, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होगी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होगी। अब मोस्टली क्या होता है, जब भी आप किसी सोल्यूट को, सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो ना, तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तब जाके जनरली यही होता है, तब जाके वहां पे सॉल्यूशन बनता है। तो इसका मतलब जितना हम हीट सप्लाई ज्यादा करेंगे, उतना सोल्यूट ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जनरल रूल जो है वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्मेशन जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है ना, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतना सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा और उतना सॉल्यूशन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कभी एंडोथर्मिक भी हो सकता है, कभी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने मेंशन किया है, हाउएवर इफ डिसॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक
यानी हीट इज रिलीज्ड, solubility decreases with the rise in temperature। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने सोल्यूट को डिसॉल्व किया है किसमें? सॉल्वेंट में, यहां पे क्या होता है? यहां पे सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन प्लस यहां हीट रिलीज होती है। यानी इस वाले केस में वहां से ही हीट रिलीज होती है। तो जब कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस हीट रिलीज होती है, तो वहां जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वहां टेम्परेचर अगर बढ़ाओगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स यहां पे बताए, जैसे एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स मोर एट हायर टेम्परेचर। अगर हम इस तरह समझिए, अगर हम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यह ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होता है। इसका मतलब यह हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके क्या बना देता है? सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में जहां हीट एब्जॉर्ब होती है तब जाके सोल्यूट डिसॉल्व होता है। ऐसे केसेस में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। और हमारे पास ये एक और केस है एंडोथर्मिक, exothermic case, some salts like cerium sulfate which show decreased solubility at higher temperature। देखिए ये वाला केस क्या है? अगर हम लेंगे सीरियम सल्फेट, मान लीजिए हमने सीरियम सल्फेट लिया, ठीक है, इसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, यहां क्या होता है? सॉल्यूशन तो बनता है, लेकिन प्लस क्या होती है? यहां पे हीट रिलीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, अगर वहां से ही हीट रिलीज हो जाती है, उस वाले केस में जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है लो टेम्परेचर। बात समझ रहे हैं ना? तो दो चीजें हैं, अगर सोल्यूट डिसॉल्व हुआ और एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर सोल्यूट डिसॉल्व हुआ लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो जाती है, वहां अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। यानी अगर हम किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, अगर किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वहां क्या होगा? देखिए एक बात समझ लीजिए, जो सॉलिड होता है इनकंप्रेसिबल। सॉलिड ऑलरेडी बहुत कंप्रेस्ड होता है, वो कंप्रेस और नहीं होता है, यानी वो इनकंप्रेसिबल है। इसीलिए अगर आप कोई सॉल्यूशन बना देते हो और उसमें जो सॉल्यूट है, अगर वो सॉल्यूट सॉलिड है तो वहां प्रेशर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहां पे वही नोट किया, pressure has little or no effect on the solubility of solids in liquids because solid and liquid are nearly incompressible। जो solid होता है वो incompressible होता है। अगर हम solid solute को dissolve करते हैं वहां pressure increase करने पे solubility पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां कुछ स्पेशल केसेस है, only in special cases involving gases trapped in solid structures या solid crystals, जैसे कि गैस हाइड्रेट्स प्रेशर में प्ले अ रोल। सपोज अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर कुछ केजेस होंगे, कुछ स्पेसेस होंगे जिनके अंदर कोई गैस ट्रैप होगी, अगर वहां प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जनरल जो सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, प्रेशर का कोई रोल नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इससे पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, अब हमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमने लिया, मान लीजिए कोई बीकर, इस बीकर के अंदर हमने लिया वाटर। अब इस वाटर के अंदर हमें कोई गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करनी है, नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करनी है, ठीक है। नाउ किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में कितना गैस का वॉल्यूम डिसॉल्व हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे आपने पानी लिया आपने 100 ml, 100 ml पानी में आप कितना वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व कर सकते हो?
मान लीजिए ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करनी है, तो सपोज करते हैं आपने ये लिया पानी, ये लिया आपने पानी, ये वाटर है। मान लीजिए ये वाटर जो है ये 1 ml लिया, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करनी है, तो ऑक्सीजन गैस के कितने ml डिसॉल्व हो जाएंगे पर ml ऑफ सॉल्वेंट, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक सॉल्यूशन में पर ml कितना ml गैस डिसॉल्व हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो चलो हम इसको यहां पे देखेंगे, डेफिनेशन दिखेंगे। ये देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is defined as maximum amount of gas that can dissolve in a given amount of liquid at specific temperature and pressure। यानी किसी भी गैस का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा एक लिक्विड में, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अच्छा, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये जो कोई गैस वाटर में, कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? It is usually expressed in terms of volume of gas dissolved per unit volume of liquid at a given temperature and pressure। यानी एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम गैस का पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला, 1 ml पानी में कितने ml ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाएगी, यानी ml ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर ml ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नाउ अब ये देखना है कौन सा गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, कौन सा गैस कम डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हायर टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्या लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होगा? तो हमें पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए फैक्टर्स। सो वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। देखिए बेटा, जो पोलर गैसेस होते हैं, जैसे क्या हमारे पास है HCl, ये होते हैं आपके पोलर, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंडस डेवलप हो जाते हैं, तो ये पोलर गैस मॉलिक्यूल्स है। तो जो पोलर होंगे, यानी जिनके अंदर पोल्स होंगे, यानी जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एंडस डेवलप हो जाएंगे, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको सिंपली बता देता हूं, हमने यहां पे लिया वाटर, मान लीजिए ये लिया हमने वाटर। वाटर तो ऑलरेडी क्या होता है? पोलर। वाटर तो पोलर होता है, ठीक है। इसके अंदर हम HCl गैस को डिसॉल्व करेंगे। HCl भी पोलर है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, तो HCl भी पोलर और वाटर भी पोलर। तो जो पोलर गैसेस है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, वही हमने यहां पे नोट किया है। इधर देखिए, जो पोलर गैसेस है, पोलर गैसेस सच एज अमोनिया, सच एज HCl आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अच्छा, जो नॉन पोलर गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब अगर आप देखेंगे, जो ऑक्सीजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, ये तो नॉन पोलर है, इनके अंदर तो पोलर्स बनते ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इधर देखो, सबसे पहले वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे अमोनिया है, जैसे HCl है। अच्छा, वो गैसेस जिनके अंदर पोलर्स नहीं बनते हैं, जो नॉन पोलर है, जैसे O2, N2, H2, वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, लाइक डिसॉल्वर्स लाइक प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्वर्स लाइक प्रिंसिपल, पोलर इन पोलर। जो पोलर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, जो नॉन पोलर होंगे उनकी नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, वाटर में वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो ये पहला है जिसपे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करती है। नाउ वी हैव सेकंड। इधर देखिए, अब हमारे पास सेकंड है, अब वो देखिए क्या है, दैट इज टेम्परेचर। अब ये तो बात सिंपल है। मान लीजिए अगर हम यहां पे एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर गैस डिसॉल्व करी, ठीक है, गैस हमने डिसॉल्व करी। पहले एक बात याद रखो, अगर ये गैस मॉलिक्यूल है बाहर अभी इसकी रैंडम मोशन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन जब ये वाटर लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इसका मतलब जब गैस
डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसने एनर्जी को रिलीज किया होगा। ठीक है, अब बात समझिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट वाटर है और इसके अंदर मान लीजिए हमने कोई गैस, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व की है। अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगी, तो ये एस्केप हो जाएंगे, तो वहां अंदर गैस ही नहीं रहेगा। तो याद रखिए, जितना आप टेंपरेचर बढ़ाओगे उतनी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एस्केप हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हमने यहां पे नोट किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस की, सॉल्युबिलिटी है ना गैस की लिक्विड में, वो जितना टेंपरेचर कम होगा ना उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया आपने तो याद रखिएगा वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? मैंने अभी बोला डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज यूजुअली एक्सोथर्मिक, हायर टेंपरेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टू रिलीज गैस। जो मैंने अभी बताया, जब गैस मॉलिक्यूल जो है बाहर होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जब ये लिक्विड में चला जाता है ना तो लिक्विड में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो इसने एनर्जी को रिलीज किया होगा। तो जब गैस डिसॉल्व होगा वाटर में, जब गैस डिसॉल्व होगा वाटर में, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गैस को किसमें डालोगे, सॉल्वेंट में, तो वहां पे क्या निकल आएगा, सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन प्लस यहां पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट, है कि नहीं, यानी कि गैस वापस से रिलीज हो जाएगी। तो ये था टेंपरेचर का इफेक्ट। उसके बाद प्रेशर का इफेक्ट। अब कॉमन सेंस है, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन बना लिया और ये इस सॉल्यूशन के अंदर ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है। अब यहां पे हमने कोई गैस डिसॉल्व किया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ऊपर सरफेस पे ये गैस मॉलिक्यूल्स है। अब अगर ऊपर से हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना ये सरफेस ऑफ लिक्विड के क्लोज आ जाएंगे, उतनी कंडेंसेशन ज्यादा हो जाएगी और उतना ये गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगा। मतलब जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे हमने नोट किया है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। और इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था जिसको आप हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये जो कोई गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब मैं इसको समझाता हूं, हैव अ लुक हियर, एक सेकेंड, हैव अ लुक। मान लीजिए ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में यहां तक मान लीजिए वाटर है, यहां तक वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने कोई गैस डिसॉल्व करनी है, मान लीजिए ये कोई गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। बात समझिएगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये जो यहां गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये रैंडम मोशन है, ये वॉल्स के साथ टकराएंगे तो इनके जरिए भी प्रेशर होगा। तो जितना ये गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ये बेटा ज्यादा इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अंदर लिक्विड के अंदर ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो अंदर कंसंट्रेशन ऑफ गैस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। जितना ऊपर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उतना अंदर बेटा गैस ज्यादा डिसॉल्व्ड होगा। तो वही हेनरी ने लॉ दिया जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं, यानी सी कंसंट्रेशन ऑफ गैस यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो यहां पे याद रखिए जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, यहां आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा प्रेशर। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने इसको नोट किया हुआ है, ये देखिए ये इक्वेशन है। तो पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। और दूसरा जो है ये हेनरीज लॉ से गवर्न होता है, हेनरीज लॉ ने ही रिलेशन दे दी है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए जो हेनरीज लॉ की इक्वेशन है दैट इज C इक्वल टू Kp। C क्या होता है? C इज कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर कितना गैस डिसॉल्व हो चुका है। P होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, यानी यहां ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनका पार्शियल प्रेशर। और H जो होता है इट इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर पे भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है।
ना उसके बाद है केमिकल नेचर, उसके बाद है केमिकल नेचर ऑफ गैस। बात समझिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा गैस है जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इंटरैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है गैसेस दैट कैन रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट हैव हायर सॉल्युबिलिटी। जैसे अमोनिया को अगर आप पानी में डालोगे ना, वहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो इसका मतलब जो अमोनिया है ये भी वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो जब भी ये गैस जो है ना, जब भी ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं वो गैसेस सॉल्वेंट में। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट फैक्टर जिन पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। देखिए मेरे पास दो गैसेस है, मान लीजिए एक तो है मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 ग्राम्स और सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो है 64 ग्राम्स। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है ना, याद रखना उनका जो वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, इसीलिए ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमने वही रिप्रेजेंट किया, हायर मॉलिक्यूलर मास गैसेस ऑफन हैव हायर सॉल्युबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्सेस। जैसे SO2 जो है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आज का टॉपिक मुकम्मल किया। और आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हमने स्ट्रेंथ और मोलैरिटी की रिलेशन, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी की रिलेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर एंड रोल्ट्स लॉ, वो खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।